देखिए, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013, जैसा कि अपना क्रम में है, ये एक्ट क्रम में पढ़ेंगे। इसके बाद यूएपीए एक्ट पढ़ेंगे अपन, यूएपीए एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद SHWW एक्ट इसके नाम से जाना जाता है, SHWW एक्ट। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। एक्ट नंबर 14 है, 2013 का है एक्ट नंबर 14। 22 अप्रैल 2013 को सहमति मिली है इस पर। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण और प्रतितोषण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का बंद करने के लिए अधिनियम। मतलब कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न मतलब सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट मैंने आपको बताया यहाँ पे, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब सर छेड़छाड़ कमेंटबाजी है। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब छेड़छाड़ और कमेंटबाजी है। और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण और प्रतितोषण और उससे संबंधित उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध। अब इनके परिवाद के संबंध में कैसे निवारण किया जाए, कैसे प्रतितोष दिया जाए, उसके संबंध में है। जैसे मैं कॉलेज में था, अभी पढ़ा रहा था पिछले साल इंदौर में 2020 में, तो एक रैम वॉक चलती है वहाँ पर, लेक्स कार्यक्रम होते हैं, जो मूड कोर्ट कंपटीशन होते हैं, फैशन कंपटीशन होते हैं, तमाम होते हैं वहाँ। तो एक मैडम रैम पे वॉक करते हुए आई, तभी LLB के कुछ स्टूडेंटों ने क्या किया, कमेंट्स कर दिए, भद्दे कमेंट्स कर दिए, ट्रोल कर दिया मैडम को ज़्यादा। तो अब इसमें क्या हुआ कि मैडम स्टेज से जैसे ही उतरती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। देखा जाता है कैमरे में कौन कौन से स्टूडेंट थे, उनमें से एक लड़के को देखा जाता है बोलते हुए, LLB का रहता है, तो उसको रजिस्ट्रेट करने की बात चलने लगती है। सस्पेंड कर देते, क्लास आने से बहिष्कार कर देते, क्लास नहीं आओगे, बाहर हैं आप। एक कमेटी बनती है, एक इंटरनल कमेटी होती है, एक कमेटी और अभी 2 कमेटियाँ बनेंगी, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे, तो उसके आधार पर निर्धारण होता है। मुझे पता ही नहीं रहता ये एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट वर्कमैन प्लेस के संबंध में है, ये कमेटियों का उल्लंघन। तो मुझे तो ये बताया गया एक मैडम द्वारा कि सर वो आप कंप्रोमाइज़ करवा दीजिए HOD के थ्रू, पिछले 3 महीने हो गए, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। बच्चा अच्छा था, हम क्लास जाते थे, हमेशा प्यार पड़ता था, तमाम चीज़ें, और अच्छे से पेश आता था। थोड़ा ये था कि वो दिखता था कि पैसे वालों का थोड़ा घमंड सा होता है ना, एक वो वाला दिखता था उसके अंदर, बस गाड़ी बदल के आना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बदल के आना, इस तरह था। लोकलाइट थे, खूब पैसा था उसके पास। और स्टूडेंटों से हमने बात की, तो हमने फिर उनका HOD मैडम को बुलाया वहाँ पे, मनप्रीत मैडम को, और फिर उनका कंप्रोमाइज़ करवा दिया, जैसे तैसे करके सॉरी बुलवाया। 2-3 लड़कों से कहा हम गारंटी ले रहे हैं सर, आगे कोई गलती नहीं होगी। इस तरह की बात यहाँ पे देखने को मिली। तो ये जो गतिविधि है, ये महिलाओं के वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में है, जो कमेंट्स कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो कमेटियाँ बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। इन्हीं को अपन सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत समझते हैं। आर्टिकल 14, 15 और 21 महिलाओं के अधिकारों का वर्णन करते हैं, जो रिलेवेंसी रखते हैं इस एक्ट से। आर्टिकल 14, 15 और 21 महिलाओं के प्रति एक अभिसमय हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसे भारत सरकार ने 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया था। कब किया था? 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया था भारत सरकार ने। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह 9 दिसंबर 2013 से लागू है। कब से लागू है? 9 दिसंबर 2013 से लागू है। जिसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इन्हें जनरली अपन देख लेते हैं। मेन जो है, विथित महिला आप लोग समझ रहे हैं, वही महिला जो काम कर रही है, किसी भी आयु की महिला हो सकती है। किसी भी आयु की महिला निवास स्थान या घर बैठी हुई है तो काम वाली बाई भी यहाँ पे आती है। किसी भी आयु की ऐसी महिला जो निवास स्थान या गृह में नियोजित है, वो भी यहाँ पे विथित महिला होगी। समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आती। समुचित सरकार में 2B में 2C में अध्यक्ष से परिवाद समिति
स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है। अध्यक्ष से 7(1) के अधीन, धारा 7(1) के अधीन नाम निर्देश स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है। 2D में जिलाधिकारी से अधिसूचित कोई अधिकारी है, धारा 5 में। 2E में घरेलू कर्मकार से ऐसी महिला अभिप्रेत है जो चाहे नगद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक के लिए गृह में गृह कार्य को करने के लिए, चाहे प्रत्यक्षता या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक, पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किंतु इसमें परिवार के कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। मतलब किसी तरह से नौकरी पर होना चाहिए, चाहे काम वाली बाई आप लगा रखे हैं, उसको आप 500 रुपये महीने देते हैं, 1000 रुपये महीने देते हैं, वो आती है सुबह 1 घंटे बर्तन धुल जाती, शाम को 1 घंटे बर्तन धुल जाती, झाड़ू पोछा कर जाती। अस्थायी रूप से अंशकालिक आप फुल टाइम के लिए लगा रखे हैं कि भैया तुम्हें यहीं रहना है, ये तुम्हारी झोपड़ी है, कमरा दे रखा है कि यहाँ रहिए और सारा काम देखिए, आप खाना भी घर पे ही खाना है, यहीं रहना, यहीं बनाना है, खाना है, खिलाना है। ऐसी नौकरी भी रखते हैं, तो वो भी आएंगे। अंशकालिक, पूर्णकालिक, दोनों तरह के कर्मकार आएंगे। कर्मचारी के अंतर्गत कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध प्रत्यक्ष रूप से या अभिकर्ता या कोई ठेकेदार भी है के माध्यम से प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर चाहे पारिश्रमिक पर या नहीं नियोजित है, और उसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, शिक्षु, प्रशिक्षु या किसी अन्य ऐसे नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी अभिप्रेत है। तो इस तरह से देखिएगा, कर्मकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अपन एक लगा रखे किसी व्यक्ति को अपने यहाँ काम कर, वो कर्मकार है। नियोजक जो नौकरी पर रखे हुए हैं वो नियोजक है। 2H में आंतरिक समिति है, इंटरनल कमेटी बोला जाता है। इंटरनल कमेटी से धारा 4 के अधीन गठित कमेटी आंतरिक परिवार समिति से समझा जाएगा। स्थानीय समिति 2I में लोकल कमेटी बोला जाता है, सेक्शन 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवार समिति है। एक ICC, एक LCC के नाम से जानी जाती है। एक को बोला जाता है क्या, ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसको क्या कहा जाता है, ICC, और इसको लोकल कंप्लेंट कमेटी, LCC के नाम से जाना जाता है। सदस्य 2J में मेंबर से आंतरिक समिति, स्थानीय समिति का सदस्य अभिप्रेत है। वह छोड़िएगा, के में वहत है। L में पीठासीन अधिकारी से आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी है, धारा 4(2) के अधीन। 2M में प्रत्यार्थी रेस्पोंडेंट से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध विथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध विथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है, ये प्रत्यार्थी के अंतर्गत आएगा। धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है, प्रत्यार्थी के अंतर्गत आता है। 2M। 2N में सेक्सुअल हरासमेंट है, ये वर्ड जरूर आपको ध्यान रखना है। सेक्सुअल हरासमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यार्थी इंपॉर्टेंट है और सेक्सुअल हरासमेंट इंपॉर्टेंट। कितने में, 2N में। निम्न में से कोई एक या अधिक अवांछनीय कृत्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्य सम्मिलित है, अर्थात पहला, शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करना। शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं करना मतलब यहाँ फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, मतलब संपर्क करने की कोशिश कर रहे, टकराने की कोशिश कर रहे जानबूझ के। लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, किसी तरह का प्रपोजल दे रहे हैं। लैंगिक आभा से टिप्पणी करना, किसी तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट से, अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं। अश्लील साहित्य दिखाना, यहाँ पे शोबाजी चल रही है किसी भी तरह के पॉर्नोग्राफी के संबंध में। लैंगिक प्रकृति का कोई अवांछनीय कार्य शाब्दिक, गैर शाब्दिक आचरण द्वारा कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, चाहे फिजिकल या वर्बल या गेस्चर द्वारा हो रहा है, कंडक्ट द्वारा हो रहा है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। इंडियन पीनल कोड में भी एक जगह लैंगिक उत्पीड़न को दंडित किया गया है, 354A है शायद, मेरे ख्याल से 354A।
चलिए, कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित भी है। अब कार्यस्थल में क्या होगा, देखिए ये पढ़ने वाली बात नहीं है, ये तो अपन समझते हैं कार्यस्थल के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। असंगठित सेक्टर 2P में असंगठित सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, किसी कार्यस्थल के संबंध में असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है जो व्यक्तियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी भी प्रकार के माल के उत्पादन, विक्रय या सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, और जहां उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 10 से कम है। तो असंगठित सेक्टर क्या कहलाता है, जहाँ पर कुछ कर्मकार नियोजित किए गए हैं जिनमें कर्मकारों की संख्या 10 से कम है, वो असंगठित क्षेत्र सेक्टर कहलाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, सेक्शन 3 पे बात कर रहे हैं। लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। कोई भी महिला किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधीन नहीं होगी, मतलब लैंगिक उत्पीड़न के अधीन कोई महिला नहीं होगी कार्यस्थल पर। इसके बारे में बताती है हमारी सेक्शन कौन सी, 3। एक निर्देश देती है सेक्शन 3, निर्देशक धारा है कि लैंगिक उत्पीड़न के अधीन नहीं होगी। मतलब महिला के साथ ऐसा नहीं होगा कि बस सलूकी की जाए। अब प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर में हम लोग देखते हैं एक फैशन सी बन गई है, टॉल करना, मतलब एक अश्लील टाइप के कमेंट्स करना और इस तरह से अनवेलकम टच करना, इस तरह की चीज़ें थोड़ी हाई, तो जो हाई कॉरपोरेट है, हाई कॉरपोरेट में देखने को मिलती है हम लोगों को। ये सब लैंगिक उत्पीड़न है, इस पर रोक लगाई गई कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अन्य परिस्थितियों के साथ साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में लैंगिक उत्पीड़न समझा जाएगा। कुछ आचरण हैं, कुछ कृत्य हैं जो लैंगिक उत्पीड़न के तौर पर समझे जाएंगे। सब क्लॉज 2 बताती है। नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन। क्या प्रमोशन देंगे, प्रमोशन देने का वचन करके किसी के साथ शोषण किया जाए। नियोजन में अहितकर व्यवहार की धमकी कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, धमकी दी जाए। तीसरा, वर्तमान या भावी नियोजन परिस्थिति के बारे में धमकी, प्रमोशन या डिमोशन की बात की जाए। चौथा, किसी व्यक्ति का ऐसा आचरण जो उसके कार्य में हस्तक्षेप करता है या उसके लिए अभितरास या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करता है। ऐसा आचरण, अब देखिए क्या होता है, आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करता है, एनवायरनमेंट ही खराब कर देना उस स्त्री के लिए वहाँ पे। अभितरस, धमकाना, आपराधिक शत्रुतापूर्ण वातावरण सृजित करना, हस्तक्षेप करना, मतलब ऐसा इंटरफेयर करना आचरण के द्वारा, वो यहाँ पे आता है। अगला है उसके स्वास्थ्य सुरक्षा समस्याओं का गठन करने वाला अपमानजनक आचरण। कोई अपमानजनक आचरण कर रहा है वो भी यहाँ पे आएगा, अपमानजनक आना, स्वास्थ्य और सुरक्षा की डेफिनेशन हो। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 पे आ जाते हैं, आंतरिक परिवार समिति का गठन। तो इनको थोड़ा आप लोग समझिएगा। देखिए, एक प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर होता है, यहाँ पे कौन गठन करेगा, किसी कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोजक, कौन, नियोजक लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। आंतरिक परिवार समिति नामक एक समिति का गठन कौन करेगा, प्रत्येक नियोजक करेगा, कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोजक करेगा। परंतु जहां कार्यस्थल पर के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न भिन्न स्थानों या खंडनीय अखंडनीय स्थलों पर स्थित हो, आंतरिक परिवार समिति सभी प्रशासनिक यूनिट कार्यालयों में गठित की जाएगी। अब मान लीजिए ब्रांचेज है हमारी, तो सब ब्रांचेज में हमें ये समितियाँ गठित करनी है। सब ब्रांचेज में, जितनी ब्रांचेज हैं सब ब्रांचेज में समितियाँ गठित करनी है। ये भी आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक परिवार आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किए गए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। कुछ सदस्य हैं जिनके द्वारा ये मिलकर बनेगी आंतरिक परिवार समिति, आंतरिक समिति। एक पीठासीन अधिकारी होगा जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी। मतलब पीठासीन अधिकारी कौन होगा, एक वरिष्ठ महिला को बनाया जाएगा। इसमें आंतरिक आईसीसी में वरिष्ठ महिला पीठासीन अधिकारी होगी। परंतु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दशा में कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों प्रशासनिक नाम निर्देशित किया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति को अपन नाम निर्देशित कर देंगे पीठासीन अधिकारी के तौर पर।
परंतु कार्यस्थल के ऐसे अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी न होने पर पीठासीन उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल विभाग संगठन निर्देशित किया जाएगा। किसी अन्य को कर देंगे यहाँ पे भी। मतलब अगर एक मेन ब्रांच है, मान लीजिए एक मेन ब्रांच है, कॉलेज है, कॉलेज की ब्रांच मान लीजिए इंदौर में है, एक देवास में है, एक भोपाल में है, तो सब जगह पे अपन को आईसीसी एलसीसी जैसी भी स्थिति बनानी पड़ेगी। आईसीसी कब बढ़ेगी? आईसीसी तब बनेगी जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लोग पहले आईसीसी के बारे में पढ़ चुके हैं एक जगह कि सदस्यों की संख्या कितनी होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आईसीसी और एलसीसी का उल्लेख किया जाता है। 6, 7, 8 कार्यस्थल पर, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। कर्मचारियों में से 2 अन्यून ऐसे सदस्य बी नंबर का है जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति, जिनके पास समाज सुधार के अनुभव हैं, विधिक ज्ञान है, 3 क्षेत्रों से रखे जाएंगे 2 सदस्य। गैर सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है, और कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विवाद से सुपरिचित हो। ये ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है और लैंगिक उत्पीड़न के विवादों से संबंधित है, तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पे एक सदस्य के तौर पर रखा जाए। आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि, 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो नियोजक द्वारा विनिर्देश किया जाए। प्रत्येक सदस्य एक प्रिस्क्राइबिंग ऑफिसर होगा, पीओ होगा, 2 सदस्य होंगे, एक अन्य सदस्य होगा, मतलब 3 सदस्य और एक अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। ये 3 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। अन्य फीस और भत्ते दिए जाएंगे इनको। और पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य आंतरिक समिति का धारा 16 के उल्लंघन में, अयोग्यताएं बताई गई हैं सब क्लॉज 5 में, धारा 16 के उल्लंघन में कार्य करता है, किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है, अनुशासनिक कार्रवाइयों का दोषी पाया गया है, हैसियत का दुरुपयोग किया है, तो वहाँ पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति नए नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी। नए तरह से नाम निर्देशन किया जाएगा, उसके द्वारा ऐसी रिक्ति को भरा जाएगा। चैप्टर 3, तो आपको एक चीज़ पता चल गई है, सेक्शन 4 कैसे संबंधित है, आंतरिक परिवार समिति से संबंधित है, नियोजक नियुक्त करता है इसको, इसमें एक पीठासीन अधिकारी होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, एक सदस्य और होता है, 2 सदस्य 3 क्षेत्रों से होते हैं, महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी ज्ञान रखने वाले, समाज सुधार का अनुभव रखने वाले और विधिक ज्ञान, इन 3 क्षेत्रों से 2 लोग नियुक्त किए जाते हैं। एक सदस्य नियुक्त किया जाता है एनजीओ से, एनजीओ या एसोसिएशन से एक सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो ये आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद स्थानीय परिवार समिति सेक्शन 5 में आ जाते हैं। आईसीसी हम लोगों ने देखा जहाँ पे संख्या ज़्यादा है। मान लीजिए अब जिस कॉलेज में मैं था वहाँ फैकल्टी 40 थी, लॉ फैकल्टी ही 40 थी, नर्सिंग की फैकल्टी थी, मैनेजमेंट की फैकल्टी थी, ऐसे करके 100-150 फैकल्टी हुआ करती थी। तो ये वहाँ पे आईसीसी बनाई गई थी। कोई कॉलेज ऐसा हो जहाँ पे फैकल्टी हमारी कितनी हो, 6-7 ही फैकल्टी हो, 5 ही फैकल्टी हो, छोटा सा फैकल्टी, 1-2 क्लर्क हो, 1-8 चपरासी हो, टोटल 10 से कम है, तो वहाँ पे आईसीसी नहीं बनाई जाएगी, वहाँ पे एलसीसी बनाई जाएगी, स्थानीय परिवार समिति, जो 10 से कम सदस्यों के संगठनों में बनाई जाती है। जिला अधिकारी की अधिसूचना सेक्शन 5, समुचित सरकार जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगा। प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगा। सेक्शन 6, स्थानीय समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। ऐसे स्थापनों में से लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद प्राप्त करने के लिए जहां 10 से कम कर्मचारी के होने के कारण आंतरिक समिति गठित नहीं की गई, 10 से कम कर्मचारी हैं, आंतरिक समिति गठित नहीं की गई है, या यदि परिवाद नियोजक के ही विरुद्ध है, तो प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में स्थानीय समिति नामक एक समिति का गठन करेगी।
तो यहाँ पे देखिएगा स्थिति ही अलग है, वहाँ नियोजक करता था, यहाँ पे जिला अधिकारी कर रहा है, एक समिति गठित कर रहा है, स्थानीय समिति संबंधित जिले में एक स्थानीय समिति गठित करेगी, कौन? जिला अधिकारी। देखिए सेक्शन 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले जिला अधिकारी कौन कौन बताए गए हैं। इसमें डीएम होगा, कलेक्टर बोलते हैं जिसको, अपर जिला मजिस्ट्रेट होगा, एडीएम होगा, या कलेक्टर या उप कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर भी यहाँ होगा। ये कलेक्टर से जुड़े हुए पद होते हैं, इनको ही यहाँ पे जिला अधिकारी बोला गया है। 4 पद यहाँ पे बताए गए हैं। सब क्लॉज 2, जिलाधिकारी परिवाद प्राप्त करने के लिए, सेक्शन 6 की सब क्लॉज 2 देख रहे हैं हम लोग। परिवाद प्राप्त करने के लिए और 7 दिन की अवधि के भीतर संबंधित स्थानीय समिति को अग्रसित करने के लिए ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुक और तहसील में, शहरी क्षेत्र में, वार्ड और नगर पालिका में एक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगी। तो यहाँ पर देखिए जिलाधिकारी 7 दिन की अवधि के भीतर एक नोडल अधिकारी बनाएगी, जैसी सूचना उसको मिलती है। स्थानीय समिति की अधिकारता जिले के उन क्षेत्रों तक विस्तारित होगी जहाँ वह गठित की गई है। संपूर्ण जिले में स्थानीय समिति विस्तारित होगी। कैसे? जिलाधिकारी देखता है। स्थानीय समिति की संसूचना, संरचना, कालावधि और निबंधन तथा शर्तें। अब इसकी संरचना क्या है, सेक्शन 7 बताती है। स्थानीय समिति जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए गए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी कौन सी? स्थानीय समिति। पहला, अध्यक्ष जो सामाजिक कार्य क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। एक सदस्य जो जिले में ब्लॉक, तालुक या तहसील या वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। 2 सदस्य जो कम से कम एक महिला सदस्य होगी। गैर सरकारी संगठनों, संगमों में नाम निर्दिष्ट की जाएगी। लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विवादकों से सुपरिचित व्यक्ति भी यहाँ पे होगा, परंतु कम से कम एक नाम निर्देशिका के पास विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान हो। तो मतलब ये थोड़ा ध्यान देना है। अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा, इसके अलावा 2 सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में डी नंबर पे आप देखेंगे कि समाज कल्याण और महिला बाल विकास में संव्यवहार करने से संबंधित अधिकारी पदेन सदस्य होगा। तो एक चौथा सदस्य ये होता है। तो 4 सदस्य होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है। इसमें ये ध्यान देना आपको। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे। सब क्लॉज 2 बोलती है 6-7 की। सब क्लॉज 3 इसकी नियोक्ताएं बताती है, वही नियोक्ताएं जो पैसे दी गई हैं, जो पहले दी गई हैं स्थानीय लोकल समिति के संबंध, वही यहाँ पे दी गई हैं। धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है अध्यक्ष या सदस्य, अपराध का सिद्ध दोष है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का दोषी है, हैसियत का दुरुपयोग किया है। ये 4 यहाँ पे आप देखेंगे इसकी नियोक्ताएं हैं। 4 नियोक्ताएं हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। सब क्लॉज 4 आ जाती है। फीस भत्ते के बारे में बताती है अध्यक्ष सदस्यों के। अनुदान और संपरीक्षा, केंद्र सरकार क्या करेगी? अनुदान देगी राज्य सरकार को किस संबंध में? अभिकरण, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी राज्य सरकार, आवंटित कर सकेगी अभिकरण को, जो अनुदान होगा वो अनुदान आवंटित कर सकेगी। अभिकरण जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का संदाय करेगा, फीसों भत्तों का संदाय करेगा जो अपेक्षित हो। अभिकरण की लेखाओं और संपरीक्षा महालेखा, राज्य महालेखाकार द्वारा परामर्श से बहस की जाएगी। तो अनुदान और संपरीक्षा के बारे में सेक्शन 8 बताती, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पहली वाली आईसीसी बनी थी, उसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है लोकल समिति में और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्य होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 7 में। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 परिवाद। अब देखिए परिवाद कौन कर सकता है, तो यहाँ परिवाद के बारे में बताया गया। परिवाद व्यथित महिला करेगी, जो काम करने वाली बाई है, मान लो काम करने गई है, या कोई कर्मचारी है, महिला कर्मचारी है, उसके साथ जैसी छेड़छाड़ की गई है, तो स्थानीय समिति को लिखित में परिवाद, आंतरिक समिति को या
स्थानीय समिति को जैसी भी स्थिति हो, जौन समिति आती हो 10 से कम है तो स्थानीय समिति आ जाएगी, 10 से ज़्यादा है तो आंतरिक समिति आ जाएगी। घटना की तारीख से 3 माह की कालावधि के भीतर, 3 माह के भीतर, और घटनाओं की श्रृंखला होने की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह की कालावधि के भीतर कर सके। अब क्या है, चैन श्रृंखला में ट्रोल किया जा रहा है, उस महिला को परेशान किया जा रहा है, तो श्रृंखला चल रही है, उसको बार बार टॉर्चर किया जाए, भद्दे कमेंट्स कसे जा रहे हैं जब वो निकलती है, तो इस दौरान वो अंतिम घटना घटित होने की 3 माह के भीतर वो क्या करेगी, शिकायत कर सकती है, परिवाद कर सकती है। परंतु जहां परिवाद लिखित नहीं है, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी उपयुक्त सहायता प्रदान करेगा। क्या देंगे, पेन दे देंगे, कॉपी दे देंगे, लिख के बताओ क्या हुआ था, लिख के आप दे दो, हम कार्रवाई करते हैं, संज्ञान करते हैं, ठीक है। परंतु आंतरिक समिति या स्थानीय समिति लिखित में अभिलिखित किए गए जाने वाले कारणों के लिए समय अवधि को 3 माह के से अनधिक के लिए विस्तारित कर सकेगी। यदि उसका समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी हैं, कालावधि के भीतर परिवाद फाइल करने से महिला को निवारित कर दिया गया था, तो 3 माह के बाद भी आप पर्याप्त कारण पर परिवाद कर सकते हैं। इनका कहने का कारण ये है यहाँ पे किसी भी समिति में। दूसरा क्लॉज, व्यथित महिला शारीरिक या मानसिक सामर्थ्य मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है तो उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो व्यहित किया जाए इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा। ये भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ परिवाद करने का पावर दिया गया अगर असमर्थ है वो महिला तो। सुलह, अब देखिए आंतरिक समिति और स्थानीय समिति क्या करती है, सेक्शन 10 के अधीन बताया गया है। व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से मामले का समाधान करने के उपाय करेगी। ज़्यादातर सुलह करवा देते हैं, दोनों पक्षकारों की वो करवा दी, मीटिंग करवा के सुलह करवाने की बात की जाती है। सुलह के आधार पर कोई मौद्रिक समाधान नहीं किया जाएगा, पैसे दे के सुलह नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आप कंपनसेट दे दें कि भैया आपने कमेंट्स किया इसलिए आप पैसे ले लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई समाधान हो गया है वहाँ आंतरिक समिति या स्थानीय समिति किए गए संविधान को अभिलिखित करेंगे, उसे नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए भेजेंगे जो बिना रिस्क की जाए। तीसरा, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अभिलिखित किए गए समाधान की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यार्थी को उपलब्ध कराएगी। जहां कोई समाधान हो जाता है, आंतरिक समिति स्थानीय समिति कोई जांच संचालित नहीं की जाएगी, इनके द्वारा कोई जांच संचालित नहीं की जाएगी जहां समाधान हो जाता है। अब देखिए सुलह हो गई तो जांच करने की फिर जरूरत नहीं रह जाती है। परिवाद के बारे में जांच, अब देखिए दूसरी कंडीशन है, सेक्शन 11 कहती है अगर परिवाद किया गया है किसी घरेलू कर्मकारी की दशा में तो स्थानीय समिति क्या करेगी, धारा 509 आईपीसी के उपबंधों के अधीन मामला पंजीकृत करने के लिए 7 दिनों की कालावधि के भीतर पुलिस को परिवाद अग्रेसित करेगी। तो 509 में ही आएगा, एकांता भंग हो रही महिला की, एकांता प्राइवेसी में हस्तक्षेप हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि एक महिला सड़क से जा रही है, तभी 2 मनचले लड़के उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं मोबाइल से, कौन सा अपराध बनेगा, सेक्शन 509 का अपराध बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आप इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, MPPSC वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। परंतु जहां व्यथित महिला आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10(2) के अधीन किए गए संविधान के निबंधन और शर्तें प्रत्यार्थी का द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, आंतरिक समिति स्थानीय समिति परिवाद के बारे में जांच करने के लिए कार्रवाई करेगी, पुलिस को परिवाद अग्रेसित करेगी। अब उसको लग रहा है कि महिला के परिवाद करने पर जांच किया जाना जरूरी है, तो कार्रवाई पंजीबद्ध करते वो क्या करेगा, पुलिस को अग्रेसित कर देगी, जांच कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं तो पक्षकारों को जांच के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्षों की एक प्रति दोनों पक्षकारों को समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन देने हेतु समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रत्यार्थी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, सब क्लॉज 2 बोलती है प्रत्यार्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय आदेश दे सकेगा जो उचित समझे। तो व्यथित महिला को यहाँ पर प्रतिकर के तौर पर राशि दी जा सकती न्यायालय द्वारा, ये थोड़ा यहाँ बताया गया सब क्लॉज 2 में।
आंतरिक समिति, स्थानीय समिति सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग करेंगे, जैसे समन करना, शपथ पर परीक्षा, दस्तावेज प्रकट करने के लिए समन करना, अन्य कोई कार्य। जांच 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। सब क्लॉज 4 है, इस पर इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ये दोनों समितियां जांच कितने समय में पूरा करेंगी? 90 दिन के अंदर जांच पूरा करेंगी, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 में आ जाते हैं। इस एक्ट में टोटल 30 धाराएं हैं। धारा नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए परिवाद के बारे में जांच में क्या होगी, जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई क्या होगी, सेक्शन 12 बताती है। विथित महिला द्वारा लिखित अनुरोध पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को लिखित में सिफारिश कर सकेगी। क्या सिफारिश करेंगी ये समितियां? अन्य कार्यस्थल में अंतरण, किसका अंतरण करेंगी? उस महिला का अंतरण कर देंगी। विथित महिला या प्रत्यार्थी का, दो में से किसी का, मान लीजिए 2 ब्रांचें हैं आपके, तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रांसफर कर दिया किसी एक का, तो तभी बैलेंस बन पाएगा। विथित महिला को 3 माह के लिए छुट्टी दे देंगे, 3 माह की छुट्टी दे देंगे। विथित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करने जो भेद की जाए, तो अन्य कोई राहत दे देगी। 3 माह की छुट्टी दे देंगे, राहत दे देंगे, जिससे वो रहब कर सके, अपने आप को उन चीज़ों से उभर सके, हट सके। इस धारा के अधीन विथित महिला को मंजूर की गई छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी, तो उस छुट्टी के ये अतिरिक्त होगी। मतलब ये आपकी जो एनुअल लीव होती हैं, 10-20 लीव होती हैं एक साल में, तो उसमें नहीं जोड़ी जाएंगी आपकी ये छुट्टियाँ। ये छुट्टी बिल्कुल अलग से होंगी, इस एक्ट में स्पेशल प्रोविज़न है और पूरा पेमेंट भी दिया जाएगा इसका। आंतरिक समिति स्थानीय समिति की सिफारिश पर नियोजक, सब क्लॉज 3 कहती है 12 की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा। ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा, तो नियोजक का ये दायित्व होता है। जांच रिपोर्ट, सेक्शन 13। अब जांच पूरा होने पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति क्या करेगी? नियोजक या जिला अधिकारी को जांच पूरा होने की तारीख से 10 दिनों की कालावधि के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी, और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को भी उपलब्ध कराएगी। फाइनल रिपोर्ट तो बनेगी जांच के बाद, वो रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी किसको? नियोजक या जिला अधिकारी को। इस आंतरिक और स्थानीय समिति निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथित साबित नहीं किया गया है, तो नियोजक जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है। वो पाती है कि भैया उतना अपराध नहीं बन रहा है, ना कोई ये सब माना है। क्या कई बार हमारा भ्रम भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कुछ महिलाएं हैं, व्यक्ति, देखिए हम किसी व्यक्ति को, मान लीजिए एक महिला निकलती है और एक व्यक्ति हंस देता है उसको देख के, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो कमेंट्स कर रहा है। कुछ लोग हंसमुख होते हैं, ये अपन को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, इग्नोर करना चाहिए। अगर वो ऐसा है कि उस कैडर का है कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल मुँह पे ही गंदे शब्द बोल रहा है, इस तरह बोल रहा है, तो आप एक्शन लीजिए। वरना ऐसे तो दुनिया में कई तरह के लोग हैं, हर तरह के, कुछ लोग हंसमुख होते हैं, कुछ लोग गंभीर होते हैं, तो सब लोगों से सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, एक भ्रम भी हो जाता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे ज़रूर आप थोड़ा ध्यान दिया जाए इन चीज़ों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक परंतुक है सेक्शन 13 का, सब क्लॉज 3 का परंतुक है, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो जांच की रिपोर्ट तो 10 दिनों के भीतर भेजेंगे नियोजक को, जिलाधिकारी को, सब क्लॉज 1 बोलती है। और परंतुक कहता है जबकि प्रत्यार्थी राशि का संदाय प्रत्यार्थी का संदाय प्रत्यार्थी को करने में विफल रहता है, आंतरिक समिति स्थानीय समिति राशि की वसूली भू राजस्व के बकाये के रूप में करने के लिए संबंधित जिला अधिकारी को आदेश अग्रसित करेगी। सब क्लॉज 4 कहती है नियोजक जिला अधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगी। तो जो अग्रसित रिपोर्ट की जाएगी भू राजस्व के बकाये के लिए, तो 60 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी नियोजक द्वारा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, नीति मैडम जुड़ गई हैं, बहुत शादियाँ अटेंड कर रही हैं, इनके तो बढ़िया देव उठे हैं और बढ़िया बारातें अटेंड हो रही हैं। मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, सेक्शन 14 हम बात कर रहे हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, सेक्शन 14 पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पढ़िए सब लोग।
अब मिथ्या द्वेषपूर्ण परिवाद या मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। अब झूठा परिवाद कर दिया है, झूठे साक्ष्य दे दिए हैं, तो क्या होगा? आंतरिक समिति, स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं गलत झूठे आरोप भी लगा देती हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि नियोजक अच्छा नहीं है। कई बार क्या हो जाता है, नियोजित व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, वो कहता है मुझे प्रमोशन दो वरना तुम्हारे ऊपर मैं आरोप लगाती हूँ कि तुम इस तरह की गलत बातें कर रहे हो, इस तरह लैंगिक शोषण कर रहे हो। इस तरह भी कुछ महिलाएं होती हैं। तो यहाँ पे विथित महिला या परिवाद करने वाले अन्य व्यक्ति ने कोई कूट रचित भ्रामक दस्तावेज पेश किया है तो वह नियोजक या जिला अधिकारी उस महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने परिवाद किया है उसे लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार, ऐसी सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहाँ ऐसी रीति में जो भेद की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा। सेवा नियमों के अधीन कार्रवाई करने की शिकायत कर सकेगा। परंतु परिवाद की सिद्धि करने, पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में मात्र असमर्थता परिवादकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई को आकर्षित नहीं करेगी। किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने के पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच किए जाने के पश्चात परिवादकर्ता की ओर से दोषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा। यहाँ पे क्या आशय सिद्ध किया जाएगा? दोषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा। सब क्लॉज 2, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है, कोई कूट रचित भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, वहाँ वह साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहाँ ऐसी रीति में जो भेद की जाए कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी। अब देखो, झूठी आरोप लगाए हैं महिला ने तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सेवा नियम मतलब नौकरी से हटा सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ और इंक्रीमेंट रोक सकते हैं कि इस तरह गलत बात है ये, आप झूठा आरोप लगा के दूसरे को नहीं फंसा सकते। तो सेवा नियम प्रशासनिक जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई इनके ऊपर हो जाएगी। एग्रीमेंट रोक देना या डिमोशन भी कर सकते हैं, डिमोशन कर देते हैं, तमाम चीज़। प्रीतिकर का अवधारण सेक्शन 15। अब देखिए, विथित महिला को संदर्भित किए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करने के प्रयोजन आंतरिक समिति स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी। अब क्या चीज़ें ध्यान में रख के प्रतिकर दिया जाएगा? अब जैसे कमेंट कर दिया महिला पे, अब प्रतिकर क्या देंगे, क्या नुकसान हुआ उसको, तो वो चीज़ें अपन को देखना चाहिए। जैसे क्षति सेक्शन 44 कहती है आईपीसी की क्षति क्या है? मानसिक शारीरिक ख्याति संबंधी हो सकती है क्षति, मानसिक शारीरिक ख्याति और संपत्ति संबंधी 4 प्रकार की क्षति होती 44 में। अब यहाँ उसको कौन सी क्षति हो रही? सांपत्तिक हो रही है? नहीं हो रही है, शारीरिक हो रही है। अब शारीरिक में मानसिक तो हो रही है, ये तो पक्का है। तो देखिए, विथित महिला को पहुंचाए गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट को देखा जाएगा। लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण व्यक्ति के अवसर की हानि देखी जाएगी, जो नुकसान हुआ है, जितने दिन वो कॉलेज नहीं आई है या मान लीजिए जितने दिन वो जॉब पे नहीं आई है। पीड़ित द्वारा शारीरिक या मना चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय देखे जाएंगे। उसने साइकोलॉजिस्ट को कितना खर्चा किया है, कितने व्यय किए हैं। प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय परिस्थिति देखी जाएगी, प्रत्यार्थी की स्थिति देखी जाएगी, जिसने इस तरह का कृत्य किया है वो क्या किस ओहदे पे है, क्या स्टेटस है उसका, उस हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। एक मुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता, अब लमसम राशि दिलाई जाएगी या किस्तों के तौर पर राशि दिलाई जाएगी, जब तक इलाज चल रहा है खर्चा लेते रहो। ऐसे में तो और सिटी स्कैन पता नहीं कौन कौन से स्कैन है सब करवा डालो, कि पूरे जांच ही करवा लो बॉडी की और पूरे खर्चे थोप दो, तो पूरे देने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूँ, मेंटल केस में तो डॉक्टर बोल देगा इंटरनल भी प्रॉब्लम हो सकती है, चेक कराना तो चेक कराने पड़ेंगे। सेक्शन 16, परिवाद की अंतर्वस्तुओं की जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन है सार्वजनिक करने का प्रतिषेध। देखिए 228 से आईपीसी वैसी धारा है कि भैया जो महिला है उसके बारे में प्रकाशन नहीं करेंगे अपन। 16 प्रतिषेध करती है, प्रकाशित नहीं करेंगे, प्रेस मीडिया या सार्वजनिक नहीं प्रकाशित करेंगे। नाम पता इनका हाइड कर लिया जाता महिलाओं का, क्योंकि अगर पेपर में निकल आए कि इस महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है, भद्दे कमेंट्स किए गए, अश्लील साहित्य दिखाया गया है, तो आदमी यहाँ पे अवधारणाएं थोड़ी गलत बनाना शुरू कर देते हैं, उसको समाज में रहना मुश्किल कर देंगे, तो वहाँ पे नाम छिपाया जाना जरूरी है। तो
तो 228 की भांति यहाँ व्यवस्था की गई है। और सेक्शन 17 में परिवाद की अंतर्वस्तु जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन सार्वजनिक करने के लिए शास्ति। अब ये सब पब्लिकेशन अगर कोई करता है तो सेक्शन 17 में दंड बताया गया है, उसके लिए दंड बताया गया है। कौन सी धारा में? सेक्शन 17 में दंड बताया गया है। कितना दंड है? तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिखा है धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहाँ वह व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या सेवा नियम विद्यमान नहीं है तो बेहतर रीति से शास्ति के लिए दायी होगा। शास्ति के लिए दंडित किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। उस पर ये निर्धारित नहीं कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, सेवा नियम से भी यहाँ पे किया जाएगा उसको। अपील, अब देखिए क्या होता है सेक्शन 13(2) के अधीन, 13(3) के खंड 1 और 2 के अधीन, 14(1) और 2 के अंदर, 17 के अधीन की गई सिफारिश या सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, आप इनसे कोई व्यथित व्यक्ति है, उस व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा। जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति में अपील कर सकेगा जो बेहतर हो। तो अपील करने की बात यहाँ पे की गई है। न्यायालय अधिकरण को अपील कर सकता है, न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकता है व्यथित। अपील कितने दिन में होगी? 90 दिन के भीतर होगी। सब क्लॉज 2 बताती है 90 दिन के भीतर की जाएगी। सेक्शन 19 नियोजक के कर्तव्य बताती है। अब नियोजक के क्या कर्तव्य हैं? अब देखिए आप कहीं पे देखेंगे यहाँ पे लोकल में क्या होता है, ज़्यादा इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता। जहाँ पे बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, कहीं अच्छी बड़ी जगह आप जॉब करने जा रहे हैं, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जैसे ग्वालियर मान लीजिए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर मान लीजिए, 4 महानगरों की अपन बात करते हैं। यहाँ कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे एक कर्मचारी है, एक व्यक्ति है, ऑनर है जिसने एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया है। अब उस इंस्टीट्यूट में उसके क्या ड्यूटीज़ हैं? कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना, प्रॉपर हेल्थी वातावरण होना चाहिए, कोई किसी को ट्रॉल ना करे, ऐसा करना चाहिए। बी, लैंगिक उत्पीड़न के दांडिक परिणाम आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में सहज दृष्टि से प्रदर्शित करना। एक लिस्ट लगाई जाएगी कि आंतरिक समिति बनाई गई, ये अध्यक्ष हैं, ये सदस्य हैं, दांडिक परिणाम लिखे जाएंगे, वो भी लिस्टेड किया जाएगा। इस तरह कोई करेगा तो उसको सजा हो सकती है, नौकरी से निकाला जा सकता है। तीसरा, कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित करना। अब जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेंगे कि भैया इस तरह की गतिविधि हो रही है तो आदमी जागरूक हों कि भैया ऐसे कार्य क्या होते हैं, अपराध के अंतर्गत आते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। ये भी आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवादों पर कार्रवाई करने, जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। आंतरिक समिति स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी या साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की सहायता करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मोस्टली पता है। सहायता, विधिक सहायता प्रदान करना, परिवाद करने में सहायता, कदाचार के रूप में मानेगा, लैंगिक उत्पीड़न को कदाचार के लिए कार्रवाई करेगा, मॉनिटरिंग करेगा आंतरिक समिति। तमाम चीज़ें ये है जो आप इजीली आंखें बंद करके भी आप लगाएंगे आंसर तो टैग करके आंसर उपरोक्त सभी ही आएगा इसमें, अगर कोई क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आप 19 ध्यान दीजिएगा, नियोजक के कर्तव्य कौन सी धारा बताती है? धारा 19 बताती है। ऐसा कोई नाम पूछा जा सकता है सेक्शन 19 में, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन चैप्टर 7 में आ जाते हैं। चैप्टर 7 कहता है जिला अधिकारी के कर्तव्य हो सकती है। अब क्या कर्तव्य होंगे? ये स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के समय दिए जाने को मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करता है कि जो रिपोर्ट दी गई स्थानीय समिति मॉनिटर करता है। ऐसे उपाय करेगा जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए एनजीओ को लगाने के लिए आवश्यक हो। तो जागरूकता सृजित करने के लिए एनजीओ को लगाने के लिए उपाय करेगा, ये जो आवश्यक हो ऐसे उपाय करेगा। कौन? जिला अधिकारी। आगे बढ़ते हैं, समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना 21। अब देखिए, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऐसे समय के भीतर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, उसे नियोजक या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। तो इंटरनल समिति को ये पावर है कि इस तरह की रिपोर्ट तैयार करें, नियोजक को जिलाधिकारी को प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी। ये क्या करेंगी, वो रिपोर्ट क्या करेगी, जिलाधिकारी राज्य सरकार को भेजेगी। वार्षिक रिपोर्ट में नियोजक द्वारा जानकारी का सम्मिलित किया जाना, इसमें जानकारी भेजी जाएगी, कौन से अपराध हुए हैं, कितने फाइल किए गए, कितने निपटाए गए, सब कुछ लिखा रहेगा। 23 समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मॉनिटरी और डाटा रखा जाना। यहाँ पे डाटा रखे जाने की बात की गई है। समुचित सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ मॉनिटरी करेंगे, डाटा रखेंगे। समुचित सरकार अधिनियम को प्रचारित करने के उपाय करेगी। अधिनियम को प्रचारित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेगी समुचित सरकार। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाएगी आदि कुछ यहाँ 24 में बताया गया है। 25 सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए, सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए शक्ति। समुचित सरकार लोक हित में कार्यस्थल पर महिलाओं कर्मचारियों के हित में आवश्यक लिखित आदेश द्वारा किसी नियोजक या जिलाधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में लिखित सूचना प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी जो उसे अपेक्षित हो। बी किसी भी अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। 26 इम्पोर्टेंट है, 26 पे IMP लगाइएगा। अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति। जहां कोई नियोजक धारा 4(1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहता है, धारा 13, 14, 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहता है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन उल्लंघन करता है, उल्लंघन का प्रयास करता है, उल्लंघन का दुष्पीड़न करता है, तो जुर्माना कितना है, पूरे 50,000। कितना, पूरे 50,000 जुर्माना लगेगा। इसमें 50,000 रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गब्बर पिक्चर का डायलॉग थोड़ा याद रखना। वो कालिया से पूछता है कि बताओ कालिया मेरे ऊपर सरकार कितना इनाम रखी है, तो बोलता है सरकार पूरे 50,000। ठीक है, तो 50,000 यहाँ याद रखिएगा, 26 में 50,000 है। ऐसा कुछ अपन को टैग बना लेना है कि अपन को दिमाग में बैठा रहेगा 50,000 जुर्माना लगता है अगर ये क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, नियोजक द्वारा लापरवाही की जाती है ऐसे मामलों में, तो 50,000 जुर्माना लगता है। यदि कोई नियोजक पूर्व में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध में से दोष ठहराए जाने पर बाद में उसी अपराध को पुनः कारित करता है, से दोष ठहराया जाता है, तो पश्चातवर्ती अपराध में कितना होगा, तो अधिकतम दंड के दुगने दंड से दंडित किया जाएगा, दुगने दंड से दंडित किया जाएगा। आगे देखिएगा 27 सेक्शन में आ जाइए। न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान, कौन सा न्यायालय अपराध का संज्ञान लेगा, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम में तद्दीन बनाए गए नियमों के दंडनीय संज्ञान विथित महिला आंतरिक समिति या स्थानीय समिति ने किए गए शिकायत पर सिवाय नहीं लेगा। मतलब यहाँ पे परिवाद किया जाएगा विथित महिला द्वारा, तो ही यहाँ पे कोई न्यायालय संज्ञान लेगा किसी मामले का, कहने का, बिना परिवाद का नहीं लेगा। तो विचारण कौन से न्यायालय करेंगे, सब क्लॉज 2 कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और GMFC विचारण करेंगे। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध कैसे होंगे, असंज्ञेय होंगे। जरूरी नहीं है आप अरेस्ट ही कर लो, संज्ञेय में तो अरेस्ट हो जाएंगे, असंज्ञेय होंगे जब न्यायालय आदेश देगा तभी अरेस्ट होता है असंज्ञेय में, तो असंज्ञेय प्रकृति के मामले होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 3 पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्लॉज 2 पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्लॉज 1 पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तीनों में से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, संज्ञान परिवाद पे ही करेंगे। दूसरा, विचारण GMFC करेगा। तीसरा, सभी मामले, सभी अपराध असंज्ञेय होंगे। सेक्शन 28 कहते हैं अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। सेक्शन 29 कहती है समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार नियम बनाएगा। यहाँ पे सब क्लॉज 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ऐसे नियम में क्या क्या होंगे, सब क्लॉज 2 में बताए गए हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को संसद के दोनों पटल में 30 दिन के अंदर रखा जाएगा, सब क्लॉज 3 बताती है। और सब क्लॉज 4 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति देती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समुचित सरकार के अंतर्गत दोनों सरकारें आती, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बनाती। सेक्शन 29 में ध्यान दीजिएगा, ऐसे नियम विधानमंडल के समक्ष यथाशीघ्र रखे जाएंगे। 30 बताती कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार की है, 2 वर्ष के अंदर कठिनाइयाँ दूर करती है जहाँ तक संभव हो, और यथासंभव संसद के समक्ष इसको रखा जाता है। ये सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की धारा 30 हो गई हैं। अगला एक्ट हमारा है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा 2-3 मिनट का मैं विराम दूंगा, इसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं।